हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर लिनफेंग को पता चलता है कि उसने जो इल्यूजन में फील किया या एक्सपीरियंस किया वो सभी रियल है। ये जानने के बाद तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। इसलिए अब लिनफेंग मून एंसेस्टर से कहने लगा कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मेरे बिना कंसर्न के आप ऐसा नहीं कर सकती थी। आपने ये करके मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। तो मून एंसेस्टर कहती है तुम्हें तो एंसेस्ट्रल टूल चाहिए था, तो ये एंसेस्ट्रल टूल को हासिल करने की कीमत है। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये एंसेस्ट्रल टूल का टेस्ट है जिसमें कि मैं खुद भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस वजह से इन सब चीजों को छोड़ो और जो तुम्हारे साथ हुआ उसे एक्सेप्ट करो। देखो प्रिंसेस वो किस तरह से तुम्हें वहाँ पर आवाज लगा रही है। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इस वजह से तुम यूं ही उसे ठुकरा नहीं सकते। जब लिनफेंग प्रिंसेस वू को देखता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस वू तो हस्बैंड हस्बैंड करके उसे आवाज दे रही है। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिनफेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी। ये देखकर लिनफेंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि भले ही वो प्रिंसेस वू से लव नहीं करता, लेकिन इस कांड के बाद वो प्रिंसेस वू को ठुकरा भी नहीं सकता। तो इस वजह से लिनफेंग मून एंसेस्टर से कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कियान को ही से ही लव करता हूँ, उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं। अगर मैं चाहूँ तब भी प्रिंसेस वू को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे दिल की मलिका बस कियान को ही है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं प्रिंसेस वू को भी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। जब भी प्रिंसेस वू को मेरी जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करने जरूर आऊंगा। साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड और उसे दोनों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त प्रिंसेस वू इल्यूजन से बाहर आ गई और वो लिनफेंग को अपने सामने देखकर उसे लिनफेंग ना बोलकर हस्बैंड बोलती है। साथ ही साथ उसे इल्यूजन वाला कांड भी याद आने लगा। इस वजह से वो यहाँ पे शर्माने लगी। प्रिंसेस वू की हालत को देखकर मून एंसेस्टर हंस रही थी। मून एंसेस्टर को देखते साथ ही प्रिंसेस वू से ग्रीट करने लगी। तो मून एंसेस्टर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें लिनफेंग जैसा पार्टनर मिला। मुझे उम्मीद है तुम दोनों एक साथ मिलकर बुलंदियों को छुओगे। जिसपे प्रिंसेस वू मून एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि एंसेस्टर मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। एक ना एक दिन मैं जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। यह सुनते साथ ही मून एंसेस्टर कहती है जैसा कि अब तुम दोनों ने अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है तो मैं तुम दोनों को तुम्हारा इनाम भी दे देती हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर दो डिवाइन वेपन्स को निकाल लेती है, जिसे कि सन एंड मून एंसेस्ट्रल वेपन कहा जाता है। जिसमें से सन एंसेस्ट्रल वेपन के अंदर टाइम की पावर थी, तो वहीं पे मून एंसेस्ट्रल वेपन के अंदर स्पेस की पावर थी। और इन दोनों वेपन्स का लेवल कॉसी एम्परर था। अब लिनफेंग और प्रिंसेस वो इन दोनों वेपन को पा लेने के बाद एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगे। तो मून एंसेस्टर कहती है जब तुम दोनों इन दोनों वेपन्स को मर्ज करते हुए यूज करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बन जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें एक और छोटा सा गिफ्ट दे देती हूँ। ये कहने के बाद मून एंसेस्टर ने इन दोनों को एक पॉन्ड में भेज दिया, जहाँ पर जाने के बाद ये दोनों तकरीबन 4 से 5 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पर प्रिंसेस वो तो मनी मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लिनफेंग के साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। साथ ही वो शर्माते हुए लिनफेंग को तिरछी नजरों से भी देख रही थी। अब पूरे 4 से 5 महीने के बाद लिनफेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से अब उसकी फिनिक्स मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अपने फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को देखकर लिनफेंग कहने लगा था ये पावर तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इनफैक्ट अगर मेरे सामने अब गॉड किंग भी आ गया तो मैं बस अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए ही उसे सप्रेस कर सकता हूँ। उसका भी ये कहना ही था कि तभी प्रिंसेस वू ने भी हेवनली गॉड जेलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही साथ उसे यहाँ पर फायर ऑफ यिन की पावर भी मिलती है, यानी कि ऐसी फायर जिसके अंदर कोल्ड ऑरा भी मौजूद होती है, जस्ट लाइक बीटीटीएच के बोन चिलिंग फ्लेम की तरह। इन दोनों का कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों फौरन से मून क्लैन पहुंच गए, जहाँ पर इनका वेलकम करने के लिए मून क्लैन की लीडर आई हुई थी। तो अब किन मिंग्यू इन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम दोनों को एंसेस्ट्रल वेपन मिला, जिसपे ये दोनों भी हाँ करते हुए अपने अपने एंसेस्ट्रल वेपन को निकाल लेते हैं। ये देखकर किन मिंग्यू काफी ज्यादा खुश हो गई। वो इन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। साथ ही साथ वो कहती है कि लगता है अब हमारा मून ट्राइब बहुत ही जल्द राइज करने वाला है। तो प्रिंसेस वो कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, जब मैं फ्यूचर में एक एम्परर बन जाऊंगी तो मून ट्राइब को प्रोटेक्ट करूंगी और ये मेरा प्रॉमिस है। तो लिनफेंग कहता है कि प्रिंसेस वू का प्रॉमिस यानी कि मेरा प्रॉमिस, इसलिए फ्यूचर में मैं भी मून ट्राइब की हिफाजत करूंगा। लिनफेंग की बात सुनकर प्रिंसेस वू यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ वो मनी मन खुश भी हो रही थी। तभी लिनफेंग किन मिंग्यू से इल्यूजन वाले कांड की एक्सप्लेनेशन मांगने लगा, क्योंकि किन मिंग्यू को इस बारे में पहले से ही पता था और लिनफेंग को ये बात मून एंसेस्टर ने बताई थी। बट किन मिंग्यू लिनफेंग को एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसे और प्रिंसेस वू को यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है और कहती है कि बाहर की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज तुम दोनों का इंतजार कर रही है, इसलिए टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम दोनों जाकर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। किन मिंग्यू के इस हरकत की वजह से लिनफेंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि अब तो किन मिंग्यू उसकी रिश्तेदार बन चुकी। इसी के साथ हम लॉर्ड जिन्यू को देखते हैं, जो कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लिनफेंग अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर इससे कई सारे लोगों को परेशानियां हो सकती है, ऊपर से किसी का दिल भी टूट जाएगा। अब लॉर्ड जिन्यू एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या उन्हें एम्परर डोंगजी और हेवनली एम्परर के बारे में कुछ पता चल रहा है, जिसपे मून एंसेस्टर कहती है मुझे उन दोनों में से किसी का भी ऑरा फील नहीं हो रहा। यह सुन के लॉर्ड जिन्यू कहने लगता है क्या होगा अगर एम्परर डोंगजी हार गए। तो मून एंसेस्टर कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, एम्परर डोंगजी कोई मामूली इंसान नहीं है। वैसे तुम्हें उसकी इतनी क्यों चिंता हो रही है, जबकि पास्ट में तो उसने तुम्हें सप्रेस किया था। तो लॉर्ड जिन्यू कहता है आखिर उसकी फिक्र मैं क्यों करूँ, मैं तो बस जानना चाहता था कि फाइट का रिजल्ट क्या निकला। तो वो कहती है चल झूठे, कहीं तुम उसे पसंद तो करने नहीं लगे। अब मून एंसेस्टर की इस बात पर क्या जवाब दिया जाए उसे कुछ भी समझ नहीं
नहीं आता। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर आता है, जिसको कि पता चला था कि एम्परर डोंगजी और उसका सन मारे गए हैं, क्योंकि जो एम्परर डोंगजी थे वो हेवनली एम्परर से फाइट करने लग गए। वहीं पे उनका बेटा तो पूरे अंडरवर्ल्ड में तबाही मचा रहा था। इस वजह से अंडरवर्ल्ड के एक पावरफुल पर्सन ने उसे किल कर दिया। ये सब जानने के बाद ये डिमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो इसका फायदा उठा के पूरे स्पिरिचुअल रियलम पे कब्जा कर सकता है। उसी वक्त इस जगह पर स्पिरिचुअल रियलम का गार्डियन व्हील आ गया, जो इस डिमोनिक कल्टीवेटर से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की। मैं तुम्हें बता दूं, स्पिरिचुअल रियलम कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है जहाँ पर कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, यहाँ से चले जाओ, कहीं ये ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। हेवनली गार्डियन की धमकियों को सुन के ये बंदा कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। एक मामूली सा व्हील ऑफ वर्ल्ड मुझे धमकाने चला, लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ये सुन के हेवनली गार्डियन कहने लगा, भले ही मैं मामूली हूँ, लेकिन यहाँ पर रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे ट्राइब को ही खत्म कर देंगे। ये सुन के ये डिमोनिक कल्टीवेटर कहता है, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तो कब से मारे जा चुके हैं। इस डिमोनिक कल्टीवेटर की बातों पर हेवनली गार्डियन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो ये डिमोनिक कल्टीवेटर उसे ये न्यूज़पेपर देता है, जिसके अंदर के न्यूज को पढ़ के तो ये हेवनली गार्डियन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। बट फिर भी वो कहता है, पता नहीं इस न्यूज को किसने लिखा, मुझे तो लगता है कि इस न्यूज को लिखने वाला नशे में होगा। भला एम्परर डोंगजी जैसा पावरफुल कल्टीवेटर किसी के हाथों कैसे मारा जा सकता है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें किसी ने चूना लगाया है। चलो बताओ कि तुमने इसे कितने में खरीदा। ये सुनकर ये डिमोनिक कल्टीवेटर यहाँ से जाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं जो अपने सीक्रेट्स तुम्हें बता दूं। तो हेवनली गार्डियन इस न्यूज़पेपर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, ये पागल तो अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। चलो देखते हैं आगे इसके साथ क्या होगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर ताई सेक्ट के ऊपर आता है, जहाँ पर डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे थे और ताई सेक्ट के मास्टर्स उन्हें गाइड कर रहे थे। उसी वक्त इस जगह पर ये डिमोनिक कल्टीवेटर अपने एक साथी के साथ यहाँ पर आ गया। साथ ही साथ वो यहाँ पे आने के बाद अपना डोमिनेंस शो करने के लिए सभी लोगों पर प्रेशर बनाने लगा। प्लस उसने ताई सेक्ट के बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया, जिस वजह से ताई सेक्ट के काफी सारे स्ट्रक्चर मलिया मेट हो गए। ये देख के ताई सेक्ट के मास्टर इस कल्टीवेटर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सीनियर, आखिर आप कौन हो और आप हम पर यूं अटैक क्यों कर रहे हो? क्या आप हमें बता सकते हो कि हमने कैसे आपको ऑफेंड किया? वो ऐसा इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि इस कल्टीवेटर की पावर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसके साथ थोड़ा तमीज से पेश आना होगा, क्योंकि कहीं ये ना हो कि इसका दिमाग सटक जाए और ये ताई सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। वैसे भी ये डिमोनिक कल्टीवेटर दिखने में एक साइको लगता है। अभी ताई सेक्ट के मास्टर का ये कहना ही था कि तभी इस डिमोनिक कल्टीवेटर ने बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। ये देखकर ताई सेक्ट के एक एल्डर को उनकी फिक्र होने लगी। इस डिमोनिक कल्टीवेटर के रैम्पेज को देखकर इस जगह पर सुप्रीम ताई सॉर्ड आ गई, जो आते साथ ही इस डिमोनिक कल्टीवेटर से कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई सेक्ट के ऊपर हमला करने की। मैं तुम्हें बता दूं, ताई सेक्ट एम्परर के अंडर आता है, इस वजह से कुछ भी बिना सोचे समझे मत करना। तो ये डिमोनिक कल्टीवेटर कहता है, तुम जिस एम्परर डोंगजी की बात कर रही हो वो मारा जा चुका है। वैसे अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा यहाँ पर आने का मोटिव ही तुम हो। तुम जैसा सुप्रीम डिवाइन सॉर्ड मेरे हाथों में रहना डिजर्व करता है। डिमोनिक कल्टीवेटर की बात सुनकर सुप्रीम सॉर्ड कहने लगी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला एम्परर डोंगजी जैसा शख्सियत कैसे मारा जा सकता है? तो डिमोनिक कल्टीवेटर कहने लगा, ये यूनिवर्स काफी ज्यादा ह्यूज है, इसलिए यहाँ पर हमसे भी पावरफुल कोई ना कोई हमेशा होता ही है। मैं तुम्हें बता दूं, एम्परर डोंगजी को खत्म करने के लिए हेवनली एम्परर काफी सालों से प्लानिंग बना रहा था, इसलिए ये तो जाहिर है कि एम्परर डोंगजी मारा जा चुका होगा। सिर्फ एम्परर डोंगजी ही अकेला नहीं मारा गया, उसका बेटा भी मारा जा चुका है। तो इस वजह से अब तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करेगा। तो बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें इस यूनिवर्स का टॉप वेपन बनाऊंगा, साथ ही साथ तुम्हारी पुरानी ग्लोरी भी हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया और सुप्रीम ताई सॉर्ड से कहने लगा, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड का वक्त है, जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये इमॉर्टल लॉर्ड अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। उसके इस एक्शन को देखकर सुप्रीम ताई सॉर्ड भी थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि इस बंदे की कल्टीवेशन इमॉर्टल किंग लेवल की है, जिसको कि वो चाहकर भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी पूरी पावर रिकवर नहीं हुई है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।